हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। ये आपका प्रीवियस ईयर का साइंस बोर्ड का एग्जाम का पेपर है बच्चों। ठीक है, ये ऐसा पेपर होगा, आपको फ्रंट में ऐसा दिखेगा। आपका पेपर टोटल 39 क्वेश्चन होगा, A B C D E सेक्शन होगा। ओके, आपको क्वेश्चन पेपर 15 मिनट पहले मिल जाएगा, जिससे आप एनालाइज कर लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। आप पेंसिल से टिक मार लेगा, जो कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। ओके, कोशिश करना कि MCQ को लास्ट में करना, क्योंकि MCQ के कारण काफ़ी टाइम वेस्ट होता है बच्चों। ओके, और MCQ करने के लिए आपको अच्छा नॉलेज चाहिए, तभी आप MCQ कर सकते हो। गलत तो गलत, कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो देख लो, आपको 15 मिनट पहले पेपर मिलेगा। अब 15 मिनट में आप पूरा अपने दिमाग में आइडिया लगा लो कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है और कौन सा अटेम्प्ट बाद में करना है। ओके, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब कोशिश करना पेंसिल रखना अपने पास मार्क करने के लिए या डायग्राम बनाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, तो आपको बता दो कि ये सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, मगर यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि डिकम्पोजिशन बाय लाइट से होना चाहिए डिकम्पोजिशन। तो आप जानते हो कि फोटो फ्रेम वाला एक रिएक्शन पढ़ा होगा आपने चैप्टर 1 में। पोटेशियम ब्रोमाइड को अगर सनलाइट से रिएक्ट करते हैं हम, तो ये सिल्वर और ब्रोमाइन में टूट जाता है। ओके, इसका बैलेंस कर लें हम, तो ये 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एन, तो इसका हो जाएगा बच्चों C आंसर। ओके, हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वियोजन अभिक्रिया चुनिए जिसमें वियोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रकाश होता है। ओके, लाइट होता है। ये सारे रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वियोजन रिएक्शन है बच्चों। मगर इसमें कह रहा है कि लाइट से कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट से यही होता है, सनलाइट से केवल ये रिएक्शन होता है और कोई रिएक्शन नहीं होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो ये एक तरह का उभय धर्मी होता है, मतलब कि एम्पथोरिक ऑक्साइड होता है, जो दोनों कैरेक्टर शो करता है, बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर जो शो करता है उसे हम उभ या धर्मी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला आप भी देख लो कि ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम जिंक को क्या कहते हैं। तो एम्पथोरिक ऑक्साइड बोला जाता है, क्योंकि दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है, अब बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है, इसीलिए इसको एम्पथोरिक ऑक्साइड बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है, 1 या 2 नंबर का पूछ लेता है कि डिफाइन एम्पथोरिक ऑक्साइड। ओके, तो दो सब्सटेंस विच शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर आर कॉल्ड एम्पथोरिक ऑक्साइड। ओके बच्चों, तो इसका आंसर होगा C। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार पढ़ लो आप, फिर आपको समझाता हूँ मैं। ये हमारे पास कई सारे कंपाउंड दे रखा है, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर किस में होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, ये फेरस सल्फेट जो होता है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। एंड कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम कहते हैं हम, और इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है बच्चों। ओके, और ये सोडियम कार्बोनेट जिसमें अगर 10 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर दे तो ये वॉशिंग सोडा बन जाता है, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। तो सबसे ज़्यादा किसमें बच्चों, सोडियम कार्बोनेट में होता है। ओके, हिंदी मीडियम वाला बच्चों आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें कितना होता है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, और सोडियम कार्बोनेट इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, तो इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा होमोलोगस अल्काइन शो कर रहा है। तो अल्काइन ग्रुप हम जानते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड शो करता है, अल्काइन ग्रुप जो ट्रिपल बॉन्ड शो करता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं फर्स्ट का। अगर हम फर्स्ट की बात करें, सब गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ओके, 6 कार्बन है, तो एक यहाँ पे दे दिया हमने, एक यहाँ पे दे दिया, एंड ट्रिपल बॉन्ड दे दिया हमने यहाँ पे, तो एक यहाँ पे दिया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 हो गया बच्चों पूरा। इसका देखो 3 यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन। अब मेन बात है कि इसमें कितने हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन है, और हमने कितना दिया है, 1 2 3 4 दिया, अभी 2 बचा हुआ है, मगर इसके बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, तो पहला हो नहीं सकता बच्चों। ओके, तो हमें केवल 4 हाइड्रोजन चाहिए। हमें डायग्राम देख के मालूम चल गया सिर्फ 4 हाइड्रोजन चाहिए, इससे ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं चाहिए हमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, B हो जाएगा। ओके, हिंदी मीडियम वालों बच्चों
प्रोपाइन का फार्मूला होगा C3H4 होगा, ठीक है। और रीजन मैंने बता दिया क्योंकि इसमें इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो रहा है। ऑक्टेट मतलब कि बॉन्ड पूरा कंप्लीट बॉन्ड हो रहा है कार्बन का, ठीक है। और कार्बन की प्रॉपर्टी जानते हो, कार्बन की दो प्रॉपर्टी होती है, एक कैथानेशन होता है और एक वैलेंसी 4 होता है, जो इसको मतलब कि अपने आप में वर्सटाइल बनाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है मेटल नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट लिक्विड स्टेट। तो मेटल में आप जानते हो मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मर्क्यूरी, ओके। और नॉन मेटल में ब्रोमाइन, मर्क्यूरी स्टेट में पाया जाता है। तो ये ऑर्डर में होगा मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन, तो वो सही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ब्रोमाइन जो है नॉन मेटल है, मगर यहाँ पे पहले पूछ कह रहा है ऑर्डर में मेटल पूछ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मरकरी बिल्कुल सही है, मगर आयोडीन क्या होता है, आयोडीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है बच्चों, क्रिस्टल स्टेट में पाया जाता है। और आप जानते हो आयोडीन के बारे में कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टर स्टेट में पाया जाता है, चमकता है, ओके। तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर, मर्क्यूरी या ब्रोमाइन आंसर सी होगा बच्चों। तो इस तरीके से रिमूव करना आना चाहिए आपको, तभी आप कर पाओगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है हमसे कि इसमें कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन की क्या खासियत होता है, जानते हो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। तो आप देख सकते हो कि मैग्नीज ऑक्साइड जो है उसने अपना ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, तो इससे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ओके, या रिड्यूस हो गया। और ये HCl जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा था, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, MnO इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज, ठीक है। हिंदी मीडियम बच्चे आंसर डी होगा इसका, ओके। अगर आप बेसिक जानते हो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में तो आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दिया मैंने, क्या था, सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दिया बच्चों, डी। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लो आप, इसमें कह रहा है कि 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। इसको रिएक्ट किया हमने किसके साथ, जिंक के साथ। तो हमारा रिएक्शन क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जिंकेट, ओके। तो ये क्या बनाएगा बच्चों, सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाएगा ये, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है इसका, ठीक है बच्चों। ये हमारा रिएक्शन बनता है। कॉपी बनाता हूँ आपके लिए। हमें कह रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है हमें और उसको रिएक्ट करना है जिंक के साथ। जिंक हमारा हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जो हमारा रिएक्शन होगा बच्चों, क्या बनेगा, ये सोडियम जिंकेट बोला जाता है इसे, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ओके। इस क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछता है कि कौन सा गैस निकलेगा और ये सोप बबल से रिएक्ट करेंगे, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो सोप बबल्स डाल देंगे हम, ठीक है, और इसके बगल में कोई बर्नर डालेंगे तो पॉपअप साउंड करता है, तो इससे हमें मालूम चलता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है इस रिएक्शन में, ओके बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हिंदी मीडियम बी हो जाएगा, ओके, बी आंसर हो जाएगा इसका। रिएक्शन बता दिया आपको, रिएक्शन भी आना चाहिए, और इससे कभी कभी वैलेंस इक्वेशन भी पूछ लेता है कि वैलेंस ही करो इसका, सॉरी बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि कौन सा बात सही नहीं है डीएनए के बारे में, ओके, या कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू। डीएनए कैरी इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। देखो डीएनए के द्वारा हमारे माता पिता से हमें जो गुण मिलता है वो आगे चल के हमें मिलता है, फिर हमारे द्वारा हमारे बच्चों को मिलता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है। डीएनए जो इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। डीएनए इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है, प्रोटीन का बना होता है, बिल्कुल ठीक बात है। चेंज इन द इन्फॉर्मेशन लीड टू डिफरेंट प्रोटीन्स, ओके। हर एक प्रोटीन्स में डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होता है, ये भी बात ठीक है इसका, ओके। फीचर विल रिमेन सेम इवन द प्रोटीन चेंज। देखो बच्चों प्रोटीन में चेंज आएगा तो इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगा और फीचर भी चेंज हो जाएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हिंदी में जानो, आप भी देख लो, ठीक है। प्रोटीन भित्र होने के पर भी लक्षण समान रहेगा, ये नहीं होगा, लक्षण बदल जाएगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है बच्चों, ओके। हिंदी मीडियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 8 का, डी। क्वेश्चन नंबर 9, देखो इस पे मैंने कई सारे क्वेश्चन किया है बच्चों सैंपल पेपर में,
ठीक है। और ये नर्व सेल से क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट में पूछता है। कह रहा है इन अ नर्व सेल साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल इज नोन एज, ठीक है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है वो पूछ रहा है आपसे। देखो बच्चों, आप जानते हो कि हमारा नर्व सेल जो होता है कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ओके। ऐसा कुछ होता है बच्चों। हमारा जो सिग्नल जो कन्वर्ट होता है मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल सिग्नल में यहाँ पे होता है, ओके। तो इसको साइनेप्स बोला जाता है, साइनेप्स, ठीक है। मगर यहाँ पे ऑप्शन में साइनेप्स नहीं है, तो क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा बच्चों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। एक तरह का जंक्शन होता है जहाँ पे सिग्नल एक्सचेंज होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर होगा तांत्रिक पेशीय संधि, ओके। इसका आंसर सी होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक बार पढ़ लो आप, फिर समझाता हूँ आपको। इसमें क्रोमोसोम के फीचर के बारे में बता रहा है कि इसमें कौन सा फीचर सही है क्रोमोसोम्स के बारे में, ओके। देखो, कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, सही बात है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है बच्चों हमारा, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर एंड ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेल्स, ये गलत चीज दे रखा है बच्चों, पेयर में एग्जिस्ट नहीं करता ये, ठीक है, इन ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेल्स के अंदर। आर इन्वॉल्व द प्रोसेस सेल डिवीजन, ये बात ठीक है, सेल डिवीजन होता है इसमें क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है बच्चों, आंसर इसका सी हो जाएगा। 10वें का आंसर सी हो जाएगा, 10वें का। हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो बच्चों। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, इसमें कौन सा फीचर सही है? तो ये देखो बच्चों, ये सही है, आप पढ़ लेना, ओके। ये भी सही है, किसी भी जंतु कोशिका केंद्र के भीतर धागे नुमा संरचना होती है, बिल्कुल सही बात है। ये मानव जनन तंत्र में सदैव युग्मों में विद्यमान होता है, ये गलत बात है बच्चों। कोशिका विभाजन में सम्मिलित होती है, कोशिका का विभाजन होती है, बिल्कुल सही बात है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 11, स्टोमाटा क्लोज व्हेन, स्टोमाटा कब क्लोज होता है? आंसर है तो स्टोमाटा दो ही वक्त क्लोज होता है बच्चों, सिर्फ दो वक्त। एक, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होता तो स्टोमाटा बंद हो जाता है, ओके। याद रखना, जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। दूसरा, वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, जब पानी गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है या गार्ड सेल की हेल्प से बाहर निकल जाता है स्टोमाटा से, तो ये क्लोज हो जाता है, तो ये ओपन नहीं होता। तो इस दो केस में ही ये क्लोज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका भी, ओके। हिंदी मीडियम वाला बच्चों आप देख लो, इसे कह रहा है कि रंध्र तब बंद होता है जब, कब बंद होता है? जब प्रकाश संश्लेषण हो चुका होता है या हो रहा होता है, आवश्यकता नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड की, जब हो रहा होता है तो, ओके। दूसरा, द्वार कोशिका से पानी बाहर चला जाता है तो, ठीक है, जब पानी बाहर वो छोड़ देता है ट्रांसपोरेशन मेथड से, तो फिर वो बंद हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज मीन्स द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो किसमें मल्टीपल फिजन होता है एक साथ, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, तो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। मल्टीपल किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है बच्चों, ओके। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों देख लो, नीचे दिए गए किस जीव की अलैंगिक जनन की विधि बहुखंडन है? तो प्लाज्मोडियम, आंसर होगा प्लाज्मोडियम, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो ये लेंस, ये मिरर लेंस से क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज
एज दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्क्रीन। ओके, किस केस में अगर कॉन्वेक्स लेंस के आगे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज बनेगा। ओके, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस and between the optical center of the lens and its principal axis, principal focus। ओके बच्चों, देख लो आप एक बार। ठीक है, और मिरर में भी एक क्वेश्चन आता है ना कि किस केस में ऑब्जेक्ट को रखे, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही इमेज का साइज होगा। तो मिरर केस में हम कहाँ पे रखते हैं, कर्वेचर पे रखते हैं। कर्वेचर पे रखते हैं तो सेम साइज बनता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज बनता है। तो वही सेम क्वेश्चन लेंस में दे रखा है बच्चों, ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। हिंदी में वालों बच्चों आप भी देख लो। किसी बीम को किसी उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा जानी चाहिए ताकि पर्दे पर बीम के समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो ये बच्चों कब होता है, लेंस की फोकस दूरी की दूरी पर हो तो होता है। ओके, फोकस का डबल। आंसर क्या होगा बच्चों, ये होगा। देखो, ये हमारा प्यारा सा लेंस होता है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये फोकस F1 और इसको हम मान लेते हैं C1। ओके, ये हमारा क्या होता है F2 और इसको C2। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे आप, तो ये दूरी क्या होता है, फोकस का डबल होता है। ओके, तो हमारा इमेज क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा और नीचे बनेगा और वही साइज होगा जो इसका साइज है, ऐसा कुछ बनेगा बच्चों। ठीक है, और ये इधर जगह मीट करेगा तो यहाँ पे बनता है ये सेम, ऐसा कुछ इमेज बनता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक बार पढ़ लो आप। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच कॉल्ड। तो हमारा जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, आँख के अंदर, ये पूछ रहा है। तो ये हमेशा रेटिना पे बनता है बच्चों, इमेज हमेशा रेटिना पे बनता है। ये सिंपल क्वेश्चन था, आंसर होगा दृष्टि पटल पे बनेगा। ओके, हिंदी में वालों पढ़ लो आप ध्यान से। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 आपको समझाता हूँ मैं, ये बनाना पड़ेगा हमें। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलोनॉइड। देखो, एक हमने क्या लिया, एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया सोलोनॉइड बनाने के लिए। ये एक तरह का क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, इस पे हमने क्या किया, कॉइलिंग कर दिया। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया डायरेक्ट करंट से। ओके, तो जो इसके अंदर फील्ड बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो दो तरीके से बनता है बच्चों। अब अलग से बनाता हूँ, ये तो सोलोनॉइड बनाने का प्रोसेस है। ओके, ये जो है कॉइलिंग है, कॉइलिंग है ये। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये कॉपर की कॉइलिंग कर रखा है हमने। तो ऐसा कुछ होता है बच्चों, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो ये हमारा मान लो कि नॉर्थ पोल बन रहा है और ये साउथ पोल बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बाहर प्रोड्यूस होता है, ऐसा कुछ होता है सोलोनॉइड के सैंडविच फॉर्म में। ओके, ऐसा कुछ होता है जनरेट। तो बाहर के साइड जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है बच्चों, नॉर्थ के साउथ की तरफ। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। मगर अंदर के साइड बात करें तो अंदर क्या होता है, अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है और ये एक दूसरे के पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये हमारा साउथ है, नॉर्थ है। अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है बच्चों, वो होता है इस टाइप का, आपस में पैरेलल होता है ये सारे, और साउथ से नॉर्थ की साइड होता है। ओके, याद रखना बच्चों, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है और बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो इसमें हमें देखना है कौन सा आंसर ठीक है। तो बच्चों ये आंसर ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, इस पार्ट में हम केवल MCQ समझाएंगे बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में पूरा क्वेश्चन पेपर आपको समझाऊंगा मैं। ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट से बच्चों, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द फूड चेन विच ऑर्गेनिज्म द सेकंड ट्रॉपिकल लेवल आर मिसिंग। ओके, तो आपको समझाया तो मैं इसको आपको सारे समझाता हूँ किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाओगे इन्वायरमेंटल क्वेश्चन।
बहुत इजी आता है, मगर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर पहला बात करूँ तो ग्रास है। ओके, ग्रास को कौन खाएगा? गोट खाएगा। और गोट को कौन खाएगा? लॉयन खाएगा। तो ये ठीक है बच्चों, ये करेक्ट है, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। बी की बात करता हूँ मैं अब। देखो इसमें दे रखा है हमें जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। तो इसमें क्या होता है? पहले होता है फाइटो प्लैंकटन होता है, ठीक है। इसको कौन खाता है? इसको खाता है जू प्लैंकटन। फिर इसको कौन खाता है? इसको छोटी मछली खाती है। और इसको कौन खाता है? लार्ज मछली, लार्ज फिश। ओके, तो ये भी ठीक है बच्चों, इसमें भी कोई गलती नहीं है। सी की बात करें, सी से पहले मैं आपको डी समझाना चाहता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो घास है हमारे पास, ग्रास, तो ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा, ठीक है। ग्रास ऊपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और स्नेक को खाएगा ईगल। ओके, तो ये भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है बच्चों। इसमें कह रहा है कौन सा सेकंड ट्रॉपिकल मिसिंग है। तो देखो सी अगर मैं बनाता हूँ तो देखो ग्रास है, ग्रास के बाद आना चाहिए यहाँ पे क्या? ग्रास होपर आना चाहिए था, और ग्रास होपर को, ये ग्रास होपर क्या है? मिसिंग है। फिर फ्रॉग आता है, ओके। फ्रॉग के बाद यहाँ पे स्नेक आता है, और स्नेक को टाइगर खा सकता है, ओके। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ये मिसिंग है, ग्रास होपर। तो आंसर क्या होगा बच्चों? सी होगा सोलमे का। आप भी देख लो आंसर क्या होगा, सी, हिंदी मीडियम। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा का टॉपिक, और एग्जाम में कैसे आएगा तो अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। देख लो बच्चों, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आपको 4 मिलेगा बच्चों, और ये करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, ठीक है। नॉलेज होगा तभी आप कर पाओगे, तो कम मैं बिल्कुल गलत करोगे। तो कोशिश करना एमसीक्यू को लास्ट में करना, जब आपके पास हाफ आवर रह जाएगा लेफ्ट। तो एनालॉग घड़ी लेके जरूर जाना है बच्चों। ओके, मैं बताता हूँ आपको, ये तो आपको पता है। फर्स्ट, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है कि जो डिफ्यूजन में ऑक्सीजन गेन करता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बहुत फास्ट होता है हमारे कंपेयर में। ओके, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर। अब इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें जो ऑक्सीजन होता है डिजॉल्व जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये चीज़ गलत दिया हुआ है बच्चों, इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, लो होता है, इसलिए इन लोग को बार बार ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ओके। तो असर्शन हमारा सही है और रीजन हमारा इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बच्चों सी, ठीक है। आपको रीजन समझ में आ गया क्यों? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई, वेरी हाई नहीं होता है, वेरी लो होता है बच्चों, ठीक है। आंसर होगा लो। नेक्स्ट, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम सनलाइट इन द स्काई। बिल्कुल सही बात है ये, ओके। नेक्स्ट की बात करें, रेनबो इज फॉर्मेड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। देखो यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही दिया हुआ है बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है कि नेचर में या हमारे इन्वायरमेंट में वाटर ड्रॉपलेट्स होगा तभी रेनबो बनेगा, मगर ये गलत दिया है, ओवरहेड नहीं होता है बच्चों, ये पार्सली ओवरहेड होता है, थोड़ी सी ये इंक्लाइंड होना चाहिए। ओवरहेड होगा तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है, ओके। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा इसका भी, 18वें का आंसर सी। और आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा कि अगर रेनबो ईस्ट के साइड है तो सूरज को वेस्ट के साइड होना चाहिए, ना कि ओवरहेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है accumulation of harmful chemical is maximum in the organism at the highest tropical level of a food chain। ये बिल्कुल सही बात है, जितना हाई ट्रॉपिकल लेवल पे जाते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बढ़ता जाता है बच्चों, मतलब कि पॉइजन या केमिकल कंपाउंड बढ़ता जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज एंड पेस्ट। ये बिल्कुल सही बात है कि केमिकल स्प्रे किया जाता है डिजीज और पेस्ट को मारने के लिए,
ठीक है, मगर इसका रीजन करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फूड चेन से हमें बताना चाहिए था ना रीजन में। दोनों बात सही है मगर रीजन करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 19 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो आप। क्या हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ओके, इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन द जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बात दिया हुआ है बच्चों। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्टेड विथ नाइट्रिक एसिड गैस। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होता है, ओके, एंड हमें नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, तो इसका ये नॉट नहीं होगा बच्चों, ये गलत है। मे बी नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज विद द हाइड्रोजन गैस। देखो ये हमारा नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, जब इसको रिएक्ट करते हैं हम जिंक के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के रूप में, तो ये रीजन सही है। देखो बच्चों ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, ये दोनों सही दिया हुआ है। हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, ये वाटर बन जाता है, सॉरी, ओके मुझसे मिस्टेक हो गया, ये सही दिया हुआ है बच्चों। जब हम रिएक्ट करते हैं तो ये वाटर में बन जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है, वाटर बन जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है बात, और ये भी सही दिया हुआ है। ओके, नाइट्रिक गैस ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन वाटर एंड रिजल्ट गेट रिड्यूस टू वाटर फॉर्म, तो ये बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, दोनों ही सही है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, 20 का आंसर हो जाएगा ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में बच्चों फुल सॉल्यूशन दूंगा, ओके, और ध्यान रखना कि बोर्ड में आपको जिस तरीके को मैंने बताया उसी तरीके का आप यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी को पा सकते हो। ओके, और आपका नंबर जो होगा वो अच्छा होगा और आप चेक कर पाओगे अपना रिजल्ट इस एफिशिएंसी का जो मैंने बताया आपको, तो आप ट्राई करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन दूंगा, और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।